हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं डॉक्टर राम भुवन पांडे आप सभी का नववर्ष के पावन पर्व पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूँ। चलिए, आज हमारे DRB स्टडी चैनल का ये दूसरी सीरीज जा रही है। कृपया साथ में जुड़ें, सीखें, अच्छे से कंठस्थ करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास में बटा हुआ है भारतीय इतिहास। तो इतिहास प्रश्न बन जाता है कि इतिहास के जनक कौन है। तो जानकारी के लिए बता दें, हेरोडोटस, यूनान का रहने वाला हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है, उसको इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास को जानने के लिए क्या साधन है, व्हाट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास जानने के क्या स्रोत हैं, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जानकारी के लिए, इतिहास जानने के हमारे पास 3 स्रोत हैं मूलभूत। एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण, वृतांत, यात्रा वृतांत। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं, इतिहास जानने के साधन में साहित्यिक स्रोत की तरफ चलते हैं। साहित्यिक स्रोत में, जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीनतम साहित्य वेद है। वेदों की संख्या कुल 4 है। वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद से हमको तत्कालीन आर्यों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन का पता चलता है। प्रश्न बन जाता है कि ये आर्य कौन थे। इससे पूर्व हम आपको इंगित करना चाहेंगे, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं उनको थोड़ा नोट कर लें। बाद में इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साहित्यिक स्रोत, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,432 ऋचाएं, कहीं कहीं ऋचाओं की संख्या कुछ और है। तो कुल मिला के 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। यह स्तुतियों से संबंधित वेद है। ऋग्वेद की रचना के बारे में कहा जाता है कि इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। इसी को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो ऋग्वैदिक पीरियड कहलाता है। इसमें हम आर्यों की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन का पता लगाते हैं। प्रश्न बन जाता है कि आर्य कौन थे, आर्य थे कौन, हु वाज आर्यन।
तो बहुत सारे विद्वानों ने इस पर अपने मत व्यक्त किए हैं। तो जिसमें मैक्स मूलर का मत सर्वाधिक समीचीन प्रतीत होता है, जिन्होंने मध्य एशिया से बोगाचकोई अभिलेख खोजा और उस अभिलेख के आधार पर यह निर्धारित करने का प्रयास किया है कि आर्य यही मध्य एशिया से दो भागों में बंट करके एक शाखा ईरान की तरफ गई और दूसरी शाखा भारत की तरफ आई। उन्होंने देखा कि बोगाचकोई अभिलेख में हमारे ऋग्वेद में अंकित इंद्र, मित्र, वरुण और नाशक्य यह 4 देवताओं का उल्लेख है, जिनका उल्लेख बोगाचकोई अभिलेख पर भी हुआ है। और साथ ही साथ ईरानी धर्म ग्रंथ ज़ेंट अवेस्टा में भी इन देवताओं के नामों का उल्लेख किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर मैक्स मूलर ने यह निर्धारित करने का प्रयास किया कि आर्य लोग यही मध्य एशिया से भारत की तरफ प्रस्थान किए। मित्रों, दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि आखिर ये आर्य लोग मध्य एशिया से भारत की तरफ या ईरान की तरफ गए ही क्यों? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? तो कारण ये उसमें समझ में आता है कि चूंकि आर्यों का जो मुख्य पेशा था, व्यवसाय था, वो इनका पशुपालन का था, जिसमें मुख्य रूप से गाय पालते थे। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। और एक परिवार, कबीले के पास हजार, 10,000, 20,000 ऐसे गायें हुआ करती थी। तो कहा जाता है कि चारागाह की तलाश में जब इनके यहाँ चारागाह खत्म हो गया तो चारागाह की तलाश में ये निकल पड़े और एक शाखा चली गई ईरान, दूसरी शाखा चली आई भारत की तरफ। भारत में ये जहाँ पर आकर के बसे सबसे पहले, उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये है लेक्चर कायदे से ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे ही यूं ही आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार जहां आपने हमारे इस DRV स्टडीज चैनल को सुना, निश्चित रूप से ये इतिहास में आप पारंगत हो जाएंगे। सारे पॉइंट, सारे बिंदु आपको याद हो जाएंगे। ये जो हम हिस्ट्री का कोर्स चला रहे हैं, ये UG के स्टूडेंट्स हों, PG के स्टूडेंट हों, UGC नेट दे रहे हों या किसी भी कंपटीशन को दे रहे हों, SSC, रेलवे, पुलिस, SI, बैंक, सब के लिए लाभकारी है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हार्दिक इच्छा है अंदर जो ज्ञान है उसको बांटा जाए और लोगों में विस्तारित किया जाए, तो निश्चित रूप से ज्ञान बांटने से हमारा खुद का ज्ञान बढ़ेगा। और जो भी आपके कमेंट्स हों, कृपया हमारे DRV स्टडी चैनल पर अपने कमेंट्स अवश्य भेजने का कष्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं मित्रों, ऋग्वेद से आर्यों की अब सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के ये बस गए। प्रश्न बन जाता है कि क्या बस गए तो भारत में यहां सप्त सैंधव प्रदेश में कोई था नहीं? जैसे आप किसी के घर में जाकर के यूं ही बस जाएं तो निश्चित रूप से कोई ऐसे तो आपको अपने घर में बसने नहीं देगा। स्वाभाविक है, अगर आप किसी के घर को कब्जा करेंगे तो आपसे युद्ध होगा, आपसे वो लड़ाई करेगा। तो संभवतः यहां पर भी वो प्रक्रिया हुई, युद्ध हुआ और उस युद्ध में ये बाहरी आर्य लोग विजयी हो गए, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ के पराजित अन्य लोगों को उन्होंने अपना दास बना लिया। तो ये उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे, दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दास प्रथा
जो काफ़ी सदियों तक चलती रही दास प्रथा, इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो मित्रों, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अभी हम केवल साहित्यों पर ही चर्चा करना चाह रहे हैं। बाकी एक एक वेद के बारे में विधिवत चर्चाएं की जाएंगी, विधिवत आपसे वार्ताएं होंगी, समझाया जाएगा सब विधिवत ढंग से। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हर वेद के उपवेद हैं, हर वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनकी भी चर्चा होगी। इसके पहले हम आपको बता दें, हमारे पास उपनिषद, आरण्यक, पुराण, ये सारे धर्म ग्रंथ प्राचीन काल की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन का बोध कराते हैं, इतिहास जानने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके साथ ही साथ कुछ ब्राह्मणेतर साहित्य भी हैं जिनके द्वारा हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, हमें जानकारियां मिलती हैं, उनके बारे में भी कुछ चर्चा हो जाए। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, जिसमें सर्वप्रथम सारे गा मा पा धा नी का उल्लेख किया गया है, जिसमें क्वेश्चन कभी कभी बना देता है कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सबसे नूतन वेद अथर्ववेद किस श्रेणी में आता है। तो आइए अन्य साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा कर ले। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज ग्रंथ लिखा इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, कल्हड़ की रास तरंगणी, ये प्राचीनतम अन्य बहुत सारे, बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित, बहुत सारे जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूक्त पिटक, अवदम पिटक, ये तमाम साहित्यिक स्रोत हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास जानने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मित्रों, इसी के साथ अब हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें कि हमारे इतिहास जानने के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, सिक्के, मृदभांड, देखिए इतिहास जानने के स्रोत के रूप में जितना महत्व पुरातात्विक स्रोत का है, उतना महत्व साहित्यिक स्रोत का नहीं है। पुरातात्विक स्रोतों का महत्व ज्यादा है। अब इस कड़ी में अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मृदभांड, ये हमें इतिहास की जानकारी देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले भारतीय सम्राट जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा का सूत्रपात किया, उसका नाम सम्राट अशोक था। किंतु यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले अभिलेख किसने लिखवाए, तो इसमें ईरानी शासक दारा का नाम आएगा, जिसने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत
में अपने 3 अभिलेख चिन्हित करवाए थे, नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून और पर्सीपोलिस। नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून और पर्सीपोलिस, ये भारत में पहले ही सबसे पहले किसी विदेशी शासक ने सबसे पहले भारत में यह अभिलेख लिखवाने की परंपरा का सूत्रपात किया था। किंतु यदि प्रश्न किया जाए कि भारत में सर्वप्रथम किस भारतीय सम्राट ने अभिलेख लिखवाने की परंपरा का सूत्रपात किया, तो उस कड़ी में सम्राट अशोक का नाम आएगा, जिसने भारत में 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, 4 गुहा लेख लिखवाने का कार्य किया था। अभिलेखों के माध्यम से साम्राज्य की सीमा का निर्धारण होता है। अभिलेख तत्कालीन कला संस्कृतियों का भी बोध हो जाता है। अभिलेखों से कहीं कहीं पर तिथियों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अभिलेखों से धार्मिक जीवन का भी पता चल जाता है। इसी कड़ी में स्मारकों से, चूंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता, हमारी प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारण है। यहाँ पर जितने उत्खनन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, नौशारो, भोगवा, कालीबंगा, लोथल, सुतकांगेडोर, सुतकाको, सुरदगोई, मुंडीगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी इत्यादि जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं, इन सब का उत्खनन कार्य कराया गया। तो वहाँ चूंकि बहुत सारे स्मारक भवन पाए गए, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल तक के भवन पाए गए हैं। उन भवनों की रूपरेखा को देख करके हम उसके बारे में निश्चित रूप से उसका इतिहास जानने में समर्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है आद्य इतिहास की श्रेणी में आती है, और यहाँ पर लिपियां तो पाई गई हैं किंतु पढ़ी नहीं जा सकी हैं। लिपियां तो पाई गई हैं किंतु पढ़ी नहीं जा सकी हैं। अगर लिपियों का अध्ययन कर लिया जाता तो हमको इन्हें इनके पुरातत्व के आधार पर इनकी व्याख्या करने की दिक्कत नहीं आती। फिलहाल इनके स्मारकों को देख करके, इनके भवन 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल के भवनों की दीवारें प्लास्टर है, फर्श प्लास्टर है, उक्त तथ्यों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित रूप से कि यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की भवन निर्माण की तकनीकी उच्च कोटि की रही होगी। इसी के कड़ी में स्मारकों के अंतर्गत मंदिर है, स्तूप है, सांची है, भरहुत है, बोधगया है, नागार्जुनी कोंडा है, अमरावती है, धमेक स्तूप है, बहुत सारे मंदिर हैं। तिगवा का मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भितरगांव का मंदिर, ये तमाम मंदिरों को देख करके इनकी तमाम शैलियों का अध्ययन किया जा सकता है। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली किस शैली में बनाए गए हैं। स्तूपों की तत्कालीन निर्माण कला शैली को देख करके भारत में सर्वप्रथम स्तूप निर्माण का कार्य सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची का महास्तूप आज भी विद्यमान है। मित्रों, तीसरा इसी कड़ी में आते हैं सिक्के या मुद्राएं। इनका उद्भव विकास हम सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता में देखते हैं, जिसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर सर्वप्रथम मुद्राओं के साक्ष्य पाए जाते हैं। आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, बेलनाकार मुद्राएं पाई गई हैं। इन मुद्राओं को देख करके, मुद्राओं के आकलन से तत्कालीन कला संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, धार्मिक जीवन का पता चल जाता है, साम्राज्य सीमा का निर्धारण हो जाता है, आर्थिक जीवन का पता चला जाता है। यदि मुद्राएं स्वर्ण की हैं तो इससे पता चलता है तत्कालीन साम्राज्य निश्चित रूप से आर्थिक रूप से संपन्न होगा। चांदी की मुद्राएं हैं, तांबे की हैं, कांसे की हैं, मिक्स धातुओं की हैं, तो इनसे आकलन लगाया जाता है उनकी गुणवत्ता के आधार पर कि यह साम्राज्य इस समय का शासनकाल निश्चित रूप से किस स्थिति में रहा होगा। अगला आता है मृद भांड। मृद मिट्टी, भांड माने बर्तन, मिट्टी के बर्तनों के आधार पर, जैसा कि हम आप जानते हैं, अभी इसकी चर्चा करेंगे आगे चल करके, कि मिट्टी के बर्तनों का निर्माण कार्य हमको नवपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं, जैसा कि हम पढ़ाएंगे आगे। अभी हमारा वो टॉपिक उसी पर रुका हुआ है,
प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास। तो जब प्राग इतिहास की कड़ी में चलेंगे जिसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल आएगा, तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें खोजी गई, क्या क्या चीज़ों का आविष्कार हुआ, तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों को बनाने की कला। तो मिट्टी के बर्तनों से भी हमें हर काल के इतिहास के बारे में कुछ न कुछ जानकारी, इनकी कला संस्कृति का पता चल जाता है। इसी कड़ी में इतिहास जानने के स्रोत के रूप में विदेशी यात्री विवरण है। जो विदेशी यात्री भारत में आए, अब आ करके उन्होंने अपने यहाँ जो कुछ भी देखा उसका चित्रण अपनी पुस्तकों में किया है। इस कड़ी में सबसे पहले चीनी यात्रियों का नाम आएगा जिसमें फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। शुंगयुन, फाहियान के बाद आने वाला चीनी यात्री शुंगयुन है। मित्रों, ये चीनी यात्रियों का क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी यूजीसी नेट वगैरह में। उसके बाद ह्वेनसांग, सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग था। यह नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष अध्ययन भी किया था। ये चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आए थे बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बौद्ध स्थलों को देखने के लिए, बौद्ध धर्म ग्रंथों का संकलन करने के लिए। बौद्ध तत्पश्चात इत्सिंग, इसके बाद मार्कवालिन, उसके बाद चाओजुकुआ, इसके बाद अरबी यात्री अलबरूनी और तिब्बती यात्री तारानाथ। अलबरूनी की पुस्तक 973 ईस्वी में इनका जन्म है और अलबरूनी, अबू रेहान अलबरूनी, इनकी पुस्तक का नाम है तहकीके हिंद, जिसको भारतीय 11वीं शताब्दी का भारतीय इतिहास का दर्पण कहा जाता है। तारानाथ तिब्बती इतिहासकार हैं, तिब्बती लेखक हैं, जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तक पूछी जाती है इनकी कंपटीशन में कि कंग्यूर किसकी पुस्तक है, तो तारानाथ की है। अलबरूनी की तहकीके हिंद है। इसके बाद बहुत सारे यात्री आए हैं। जब हम सल्तनत काल में प्रवेश करेंगे, मुगल काल में प्रवेश करेंगे, तो बहुत सारे विदेशी यात्रियों के विवरण होंगे, बहुत सारी पुस्तकें होंगी जो इतिहास जानने के स्रोत के रूप में हमारी मदद करेगी। तो मित्रों, आज इतिहास जानने के साधन के रूप में हमने चर्चा किया है साहित्यिक स्रोत का, पुरातात्विक स्रोत का, विदेशी यात्री विवरण का। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मूल रूप से हमारे जो लेक्चर्स जा रहे हैं आपके पास, इनको ध्यान से सुने। निश्चित रूप से 1, 2 बार, 3 बार इसको सुनने से आपको बहुत सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आज 1 जनवरी 2023 का ये हमारा दूसरा DRB चैनल पर दूसरा एपिसोड जा रहा है। आप लोग इसका अध्ययन करें, समीक्षा जरूर करिएगा और अपने कमेंट्स निश्चित रूप से डालिएगा। धन्यवाद।